तो हत्या करके उसका विकास का नाम देंगे तो ये कहाँ का विकास है? विकास नहीं है। आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको उस जगह लेकर के आए हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और चौंकना भी चाहिए। शायद आज़ाद भारत में जब हम बात करते हैं लोगों की आज़ादी को लेकर तो कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिन सवालों को ग्राउंड ज़ीरो जाकर समझा जाता है। सबसे पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये ना तो कोई कुआं है ना कोई खाई है, लेकिन कहते हैं कि सरकार और आम लोगों के बीच दूरियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि सड़क के बीच का कटा हुआ रास्ता भी लगता है कि आम लोग और सरकार के बीच एक बड़ा अवरोध पैदा कर देता है। कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे सहयोगी आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सड़क है। वाकई विकास की रफ्तार के लिए कहा जाता है कि सड़क वो लाइफलाइन है जो विकास को उन ग्रामीण इलाकों तक खींच कर लाती है जहाँ पर उनकी तमाम ज़रूरतें, मूल आवश्यकताएं पूरी हो सके। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए है कि बस्तर में आखिरकार इस सड़क का विरोध क्यों होता है? ग्रामीण बराबर ये सवाल क्यों उठाते हैं कि सड़क के रास्ते विकास नहीं बल्कि उनके लिए उन समस्याओं का अंबार लग जाता है जिसके सामने में वो कई बार खुद को दुरूह स्थिति में पाते हैं। और यही मांगे यहाँ पर ग्रामीणों की भी है। 17 मई की वो तारीख जिसको लेकर के वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, वहाँ पर सीधे सीधे कहना है कि जो निरपराध ग्रामीण थे उन पर गोलियां चलाई गई। आप मेरे सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर वो हुजूम है जो हुजूम इसलिए इकट्ठा हुआ है कि वो अपने हक, अपने बुनियाद की बात कर सके। चुनाव के दौरान चुनकर आए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ इसीलिए मौजूद हैं कि वो इन ग्रामीणों को समझा सकें, एक कोशिश की जा सके कि ताकि यहाँ पर जो रास्ता है वो सुलझ सके। लेकिन सुलझने और उलझने के बीच के रास्ते में सवाल यही है कि विकास की जो तस्वीर सरकार यहाँ पर दिखाना चाहती है, क्या ग्रामीण उसे स्वीकार करने को तैयार हैं? बस्तर में ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले चूँकि सिलगेर के ग्राउंड ज़ीरो पर हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि बस्तर में हमेशा से कोई आज पहला मौका नहीं है जब ग्रामीण इकट्ठा हुए होंगे, कोई आंदोलन की रूपरेखा आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही होगी। इससे पहले सलवा जुड़ूम से पहले दूसरे आंदोलन, बीच में कई घटनाएं। इन तमाम घटनाओं के बीच में कई सवाल आज भी उसी तरह मुंह बाए खड़े हैं, इसका जवाब आज तक मिल नहीं पाया। विकास की रफ्तार तेज करने की कोशिश तो हुई, सड़कें बनी तो, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता का पर सवाल उठाने वाला ही कोई नहीं है क्योंकि सड़कों पर कोई चलता ही नहीं है। शायद आज़ाद भारत में आप ऐसी सड़कें कम ही देखते होंगे जिन सड़कों पर लोग कम चलते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा। पहले इन तस्वीरों को ज़रा देखिए और एक सवाल जो आपके जहन में कौंधता है कि आखिरकार भारत के हृदय में इस तरह के आंदोलन क्यों खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि सरकार विकास के लिए जिन कैंपों को लाने की कोशिश करती है वहाँ पर उस कैंप का विरोध क्यों होता है। यहाँ प्रशासनिक कुछ दिक्कतें भी है, मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा, आगे और भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वार्ताओं का भी दौर चल रहा है। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जिन नुमाइंदों को सरकार ने यहाँ पर भेजा है, जिन प्रतिनिधियों को यहाँ पर भेजा गया है, क्या वो इन ग्रामीणों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं? यह कोई पहला मौका नहीं है जब कैंप की स्थापना को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हों, लेकिन इस मौके में खास बात यह है इस बार सरकार भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, समस्याओं को सुनने की कोशिश हुई और एक पहल की जाने की नई मूवमेंट बनती हुई नजर आई जब लगा कि शायद ग्रामीणों को भी उनकी हक, उनकी बातों को सामने रखने का मौका मिलेगा। कैंप का विरोध और हुई मौतों पर न्यायिक जांच की मांग को लेकर के सरकार और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई है। मसला अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन इस मसले पर सरकार की ओर से राय है कि ग्रामीणों को एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, जो कमेटी अपनी बात रखेगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि यहाँ पर कैंप रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन उससे बाद हम आपको तस्वीरें कुछ दिखाएंगे। ये तस्वीरें ग्रामीणों की हैं जो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अभी भी इनके बीच ये बातचीत जारी है कि सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, जो जनप्रतिनिधि आए थे, उन्होंने बातचीत में जो कुछ कहा है उसको लेकर सहमति क्या बन सकती है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि बस्तर में कैंप, विरोध और सियासत, इन तीनों का जो कॉकटेल मिलता है, इस कॉकटेल में कहीं ना कहीं ये क्षेत्र पिछड़ कर रह जाता है। आप पिछले 3 दशकों से देखेंगे तो विकास की रफ्तार शहरों में तो चकाचौंध लेकर के आई। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कई नए कल कारखाने खुले, लेकिन बस्तर की आबोहवा और बस्तर के ग्रामीण शायद इसी हालात में रहने के लिए मजबूर हो गए। इन सब के बीच सरकार के नुमाइंदे और ग्रामीणों के बीच बातचीत को लेकर क्या हल निकलेगा, ये अभी भी भंवर में फंसा हुआ है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि विरोध का जो स्वर हमें मुखर रूप में दिखता है, उसकी गहराई में जाने की जरूरत जरूर सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार के नुमाइंदों के साथ
हो रही ये बातचीत अधूरी ही रह गई। समिति बनाने का जिक्र तो हुआ, मगर ग्रामीण अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कैंप को हटाए बिना वो किसी बिना शर्त के इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। कैंप को हटाना सरकार के लिए भी एक चुनौती है। इस इलाके में वैसे भी खनिज संपदाओं के दोहन के लिए सड़कों का एक बड़ा जाल विकसित किया जा रहा है, लेकिन उन सबके बीच जिस तरीके से कैंप को लेकर विरोध हमें आहे बेगाहे हर मौके पर देखने को मिलता है, उससे यह सवाल तो उठता है कि इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास की कौन सी तस्वीर को देखना चाहते हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ सरकार विकास को जिस रफ्तार से लाना चाहती है, जिस रास्ते लाना चाहती है, वो रास्ता उन्हें मंजूर नहीं है। बुनियादी जरूरतों के लिए स्कूल, कैंप, अस्पताल, इन सब का खोला जाना वो भी महसूस करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ सड़क के चौड़ीकरण के लिए या सड़क निर्माण के लिए सरकार जिस तरीके से इन इलाकों में कैंप खोलती है, उसके पीछे की मंशा ही कुछ और रहती है। बस्तर में सवाल कई हैं। गहराई में छुपे उन सवालों को खोद कर निकालने की कोशिश हर कोई करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो, जो विकास को लगातार खोजते हैं कि कभी तो उनके घर पर दस्तक दे देगा। इन आंदोलनों के सहारे ही बस्तर की आवाज़ निकल कर बाहर ज़रूर आती है, उन सवालों की तस्दीक करती है कि वाकई आप एक बार उसमें ढूंढिए कि इसका जवाब क्या होगा। लंबे समय से काम कर रही हैं सोनी सोढ़ी जी, आप लगातार सवाल भी उठाती रही हैं हमारे साथ। सोनी सोढ़ी जी, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हर वो चीज़ देखा है, चाहे वो यातना हो, चाहे वो इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर लोगों के साथ खड़े होने की मुहिम हो। ये जो घटना जिस तरीके से हुई, उसके बाद में एक पॉलिटिक्स कॉकटेल कह सकते हैं आप। कांग्रेस भी आई, अपने तमाम जो उनके आदिवासी विधायक हैं वो आए, बीजेपी भी आने की कोशिश में जुटी, जो कि कांग्रेस से भी कुछ इस तरह की सुगबुगाहट सुनाई पड़ी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम यहाँ के हालातों की बात करें, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो हमारे जल जंगल ज़मीन और यहाँ के लोग ने, ग्रामीण लोग ने जिस तरह से ये आंदोलन को मतलब इतना आगे, आज 22वां दिन है जो अपना एक संगठित होकर लड़ रहे। लेकिन इसमें सवाल है, चाहे जो भी कांग्रेस हो, भाजपा का हो, कांग्रेसी का हो, आम आदमी का, सीपीआई, किसी का भी है, लेकिन ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल या राजनीति नहीं है। ये लड़ाई हक की है, अधिकार की है। और ये जो लोगों ने जो आवाज़ उठाए हैं, तो हमारा इसमें ये सवाल है कि कैंप को अगर लगाने से पहले, जैसे पैसा कानून, 6वीं अनुसूची की बात आता है, गर्म सभा आता है, हमारे लिए तो हमारे आदिवासी हो चाहे हमारे ऐसे शेड्यूल एरिया के लिए तो संविधान दिया हुआ है। उस संविधान के तहत ये क्यों नहीं सरकार ने उसका नियम का पालन करते हुए कैंप क्यों नहीं लगाए? अगर ऐसा करके लगाई होती तो आज हमारे तीन जो मेरे भाई हैं वो शहीद नहीं होते, और एक जो हमारी महिला बहन है वो तो इस तरह के निर्भयता से उसकी हत्या नहीं होती ना। तो हत्या करके उसका विकास का नाम देंगे तो ये कहाँ का विकास है? विकास नहीं है। बातचीत के जो कुछ पुट मुझे सुनाई पड़े, उन पुटों में एक बड़ा दिलचस्प सा बयान था कि हमने मुआवजा नहीं दिया है, जो कुछ राशि दी गई है वो तो एक सांकेतिक सद्भाव का सूचक था। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके की बातचीत सरकार के जो पक्षकार आए थे और आप लोगों की ओर से जिस तरीके से बातचीत हुई है, ये मसला जाकर निदान की ओर कहाँ जाएगा? इसमें निदान क्या है? कैसे निदान निकलेगा? बस्तर में जो लगती है हवा गर्म है, इसमें कभी ठंडक की महक आपको लगता है कैसे आएगी? देखिए, जो बातें कह रहे थे ना, जो पैसे जिस दिन हमारे 3 भाई लोगों की हत्या हुई है और उनके लिए वो बोल रहे थे कि अपने मतलब उसके लिए क्रियाक्रम के लिए दिया गया, जो भी मेरा इस समय क्रियाक्रम की बात हो, कोई भी बात हो, पैसा क्यों? ऐसा तो बहुत ही आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो हर किसी के लिए तो पैसे नहीं दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बातों को लेके तो भी एक सोचने वाली बात हुई। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सोचिए अब ये लड़ाई वो आगे बढ़ेगी, पीछे तो नहीं हटेगी इस तरह से। और जो बार बार विकास के नाम से कैंप लगा के जो महिलाओं के साथ या लोगों के साथ वो अत्याचार हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। जितना अत्याचार या जुल्म होगा उतना यहाँ की क्रांति बढ़ेगी और उतना आंदोलन भी बढ़ेगा और उतने ही ज़्यादा वो एकदम मतलब वो आक्रोश के साथ लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई 5 ऐसे फैक्ट गिनाइए, ऐसे बिंदु, जिन बिंदुओं की तस्दीक सरकार को भी करनी चाहिए कि ये वो मसला है जहां पर लोग कैंप का विरोध करने पर आमदा हो जाते हैं, क्योंकि ये शिकायतें लगभग हर जगह से आती हैं। देखिए, कैंप का बात है, आप ये बताइए, जैसे सरकेगुड़ा में भी तो पास में कैंप था,
वो जब वहाँ से कैंप से लोग कितने दूरी में, ज़्यादा दूरी नहीं थे, वो जगह अगर अपना मतलब पंडुम मना रहे थे, गादी पंडुम है या फिर जैसा हमारे जो पंडुम मनाते हैं, तो उसके हिसाब से रात को जमा हो गए तो उसको गोली क्यों चलाई गए? कैंप पास में था, कैंप के 10 है। जैसे अब यहाँ पर कैंप लगी, ये कैंप कब कितने को मारेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे कई जगह, जैसा पोटाली में भी कैंप है, पोटाली में भी कैंप लगा के कितने लोगों को किया गया है। और जैसे पेद्दा गेलूर चिलनगर 2016 में उनका बलात्कार हुआ, कितने को मारे हैं। कि ऐसे कितने अनगिने जहाँ कैंप लग जाती है, कैंप लगाने के बाद शोषण भी तो बढ़ जाता है। लोग वहाँ से लोग गश्त जाके कितने को मारपीट करते हैं। तो ऐसा कौन सा सरकार हमको बताए कि एक भी ऐसा कैंप का नाम बताए कि वो कैंप लगाने से वहाँ इतना अच्छा विकास हुआ, लोग खुश हुए, लोग खुशी से झूम रहे हैं और उस कैंप का एकदम सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ऐसा एक भी चीज़ सरकार बताए कि कैंप के वजह से वहाँ के आदिवासी इतने खुश है। कोई सरकार एक उदाहरण तो दे दे। हम तो 10 उदाहरण देंगे कि कैंप लगने के बाद क्या क्या चीज़ें हुआ, हमारे लोग कितने गमपुर में कितने को मारा गया, हर जगह मार रहे हैं जहाँ कैंप। जैसा कि आप नारायणपुर की बात करें, कड़िया मेटा में कैंप है, कड़िया मेटा की कैंप वाले कितना रोजाना जाके गांव के आसपास के लोगों को मारपीट करते हैं और कितने का भी एनकाउंटर भी हुआ है। अभी वहाँ से 30 लोगों को उठा के जेलों में भी डाल दिया गया। तो कहाँ सही है? अगर बीजापुर की बात भी करो, सुकमा की बात करो, दंतेवाड़ा, क्या कैंप लगा के किसका सुरक्षा दिया गया? कैंप लगा के कोई हमारे आदिवासी की सुरक्षा नहीं हुई है, बल्कि असुरक्षित हुए और कैंप के वजह से लोग डरे हुए हैं। कैंप की वजह से लोग को खुशी होना चाहिए। फिर अगर एक कैंप को रात को ला के लगाने की क्या ज़रूरत है? इतना ही अगर मेरे आदिवासी मांग करते कैंप का, तो रात को क्यों कैंप लगा? दिन दाड़े लगाना चाहिए और एक बढ़िया ग्राम सभा करना चाहिए। ऐसे जैसा जनता बैठी इनके बीच में पूछना चाहिए तो कैंप लगा। कैंप के चलते कभी कहीं बस्तर का राहत नहीं हो। और ये कैंप क्यों लगाया जा रहा है ये भी हमको पता है। इस कैंप जैसा आज ये रोड बन रहे, ये रोड का विरोध कर, इस रोड की वजह से कितने हमारे ग्रामीण लोगों को मारा जा रहा है, कितने मेरे आदिवासी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये रोड ये विकास बोलेगा? ऐसा विकास किस काम का जहाँ हमारी मानवता की हत्या हो रही? ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा विकास की जरूरत ही नहीं यार। कैंप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए, बस्तर में पूरा उनका फोकस है कि मतलब यहाँ की जो ज़मीन को कैसे अपने कब्जे में लेके अडानी जिंदल जैसे लोगों को और कई माइनिंग्स है उनको कैसे उनके हवाले सौंपे और यहाँ पर मतलब अपने कारखाने के खुलवाने के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है। और उनके साथ इस तरह से हमारे आदिवासी जब तक जिंदा रहेंगे ये ज़मीन नहीं देंगे। और जिस दिन ये इनको सारे को मार दिया जाएगा, आसानी से इनकी ज़मीन को छीन के उन पूंजीपति लोगों को दिया जाएगा। ये है वजह। ये कोई नक्सल की जो बातें करते हैं वो गलत है। नक्सलाइट तो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, वो तो जंगलों में रहते हैं, तो नक्सल से इस लड़ाई का क्या संबंध? जैसा अभी ये आंदोलन कर रहे हैं उनको बोला गया कि नहीं इसके पीछे नक्सल। कहाँ है नक्सल? क्या नक्सल बताएगी इनको? वो जिस जमीन में जब कैंप लगाए वो जमीन नक्सल की है कि आदिवासी की है? आदिवासी की है ना। तो यहाँ नक्सल की बात कहाँ से आती है? किसी को पकड़ते हैं तो नक्सल, किसी को मार डाल रहे हैं नक्सल, बलात्कार करते हैं वो भी नक्सलाइट। हर चीज़ में नक्सल के नाम से क्या हम आदिवासी समुदाय को उजाड़ देंगे? कैंप लगा रहे हैं नक्सल, रोड नहीं बन रहा है तो नक्सल। तो ये क्या बात हुई? अरे भाई अगर रोड बनाना है तो हमसे पूछे, हमारे लोगों से पूछे वो ये रोड बनाने के सहमत है या नहीं है। तो विकास को कभी विरोध आदिवासी नहीं करते, हम भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विरोध इस चीज़ की है, हमारे आदिवासियों का भाइयों का विरोध इस शासन प्रशासन कभी इनके पास बैठ के पूछ के उनकी राय लेके नहीं बनाती है, इसलिए विरोध होता है। एक सवाल जो बहुत तेज़ी के साथ बस्तर में उभरता है, थोड़ा उसकी तस्दीक कर दूं कि यहाँ जहाँ कैंप मिलेंगे आसपास प्रचुर मात्रा में आपको खनिज के संसाधन भी मिलेंगे। एक खास बात जिसका जिक्र सोनी सोढ़ी अपनी बातों में कर रही थी वो जिक्र था अडानी का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में अडानी न केवल कोयला खनन कर रहे हैं, तो उसके बाद बस्तर की वो भूमि आती है जहां का लोहा देश में अपनी पहचान विदेशों तक खुद को स्थापित करके दिखाता है। लेकिन तमाम सवालों के बीच एक सवाल कहीं ना कहीं ब्लॉक 13 अडानी के उस दिए हुए खदान को लेकर भी उठ रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा जो सड़कों का नेटवर्क है क्या ये विकास के लिए है या सिर्फ इस क्षेत्र से जो आरोप लग रहे हैं कि इस क्षेत्र से जो प्रचुर खनिज संपदा है उसके दोहन का एक जरिया है। 8 जून को ग्रामीण एक बड़ी रैली और बड़ा प्रदर्शन कर अपनी बात को फिर से पुरजोर ढंग से रखना चाहते हैं। लेकिन क्या 8 जून को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन से ग्रामीण क्या अपनी बात मनवाने में कामयाब हो पाएंगे? ये सवाल अब भी इस क्षेत्र में उसी तरह खड़ा है जिस तरह से ये आंदोलन शुरुआती दिनों में खड़ा हुआ था। बस्तर के जब आप पूरे हिस्से में घूमेंगे तो आप पाएंगे कि विकास को यहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन शायद विकास रास्ते में कहीं गुम हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ से जब भी निकल कर सामने आता है
तो घटनाओं का जिक्र माओवादी घटनाओं से जोड़ कर दिया जाता है। एक बड़ा आंदोलन सिलगेर में चल रहा है, लेकिन उसके पीछे लगातार ये सवाल प्रशासन की ओर से है कि इसके पीछे क्या माओवादी नेटवर्क की भूमिका है। लगातार ग्रामीणों पर भी उस आरोप को मढ़ा जाता है, लेकिन ग्रामीण जिस तरीके से कैंप का विरोध करते हैं, वाकई एक सवाल करते हैं। वो सवाल इसलिए है कि जब सुरक्षा के लिए कैंप लगाया जा रहा है, उस कैंप से ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिससे ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस विरोध में शामिल हैं और लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? सर, हम लोग कैंप का मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग को ये नुकसान हो रहा है कि कैंप लाने से हमारा खेत मन नुकसान हो रहा है, बड़ा बड़ा गड्ढा मन खोदे जा रहे हैं, और कैंप लगाने से उसी के चलते कहीं अत्याचार चल रहा है और महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। और कहीं हम लोग को वनोपज में देखा जाए तो मोआ इकट्ठा करना रहता है, टोरा वगैरह इकट्ठा करने जाते हैं, तो वहाँ पर ये सरकार ये बताया जा रहा है कि आरोपी जो रहते हैं वो पुलिस लोग पकड़कर नक्सलवादियों का केस डालकर जेल में ले जाते हैं। कहीं मिले तो ये नक्सली है बोल के गोली चला देते हैं। इसीलिए हम लोग को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अंदरूनी इलाका में हम लोग को कैंप नहीं चाहिए। जब तक कैंप नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग का आंदोलन आगे जारी रहेगा। और अगर कैंप को नहीं हटाएंगे तो बृहद आंदोलन होगा। अगर आज के दिन नहीं हटाएंगे तो ये कई तरह से हम लोग मांगे रखे थे, उसको इससे पहले भी डिमांड डाले थे, हम लोग का मांग को सरकार पूरी नहीं कर रही है। इस बार भी हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि इन लोग पूरी करेंगे बोल के, सरकार पूरी नहीं करेगी बोल के हम लोग के पास हमारा दिमाग में चल रहा है। इसको पूरी नहीं करेगी तो हम लोग आगे बृहद आंदोलन के लिए हम लोग तैयार है। इनका कहना है कि एक बड़ा आंदोलन, अगर इस बातों पर सहमति नहीं बनती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र में सड़क बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब सड़क आसानी से नहीं बनाया जा सकता। उन परिस्थितियों के लिए कैंप स्थापित किया जाता है ताकि ये सड़कें बन सके। ग्रामीणों का अपना तर्क है कि सरकारें बातचीत तो कर लेती हैं, लेकिन बातचीत के बाद जो रास्ता निकालना चाहिए उससे कहीं ना कहीं वो भटकी हुई नजर आती हैं। एक बड़ा सवाल जो इन्होंने उठाया कि जिन क्षेत्रों में आप विकास की तस्वीर को पेश करना चाहते हैं, वहाँ पर इतनी चौड़ी सड़क की ज़रूरत आखिरकार क्यों है? क्योंकि यहाँ जिस विकास की आप दस्तक देना चाहते हैं, उस विकास के लिए एक मध्यम सड़क भी काम कर सकती थी। तो एक बड़ा सवाल इस क्षेत्र से इसलिए आता है क्योंकि ये देखते हैं कि अमूमन जितनी भी सड़कें बनी हैं, उन तमाम सड़कों का बड़ा उपयोग खनिज कॉरिडोर में खनिज के परिवहन के लिए ही होता है। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आज जब आपसे बस्तर के सांसद भी मिलने आए, कई विधायक आए, आप भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी हैं, लगा कि आपके दुख और दर्द को समझ करके सब निदान निकल जाएगा? जी हम उसको बुलाए थे सर, बुलाए थे तो वहाँ सरसा किए, लेकिन वो सरसा के जो भी सवाल 5 ठोक उठाए सवाल, उस सवाल के जो भी सफलता नहीं किए, पूरा अधूरा बोल के कल सफलता की असफलता बोल के 2 बात बोल के गए। इसलिए हम लोग इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब तक वो लिखित में नहीं यहाँ हमारा पास हाथों में नहीं पहुँचाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। वो जब पहुँचाएगा तभी हम मानेंगे कि सरकार हम लोगों को ये कैंप हटाएगा, और हम लोगों को भी विश्वास रहेगा कि ये कैंप हटाया तो सरकार हमारा बात को मान लिया। मतलब कैंप हटाए बिना आप लोग नहीं मानेंगे? जब तक कैंप नहीं हटाएगा ना, तब तक हम लोग सरकार को ये हमारा बात नहीं मान रहा करके हम समझेंगे। इनका अपना तर्क है, इनका मानना है कि सरकार अगर इन्हें समझती है तो कैंप की उस दिक्कतों को भी समझना चाहिए, जिससे अमूमन बस्तर के कई हिस्सों में लगातार सवाल उठता है। कई मुठभेड़ें हैं जिन पर लगातार सवाल उठे हैं, जिन पर फर्जी मुठभेड़ होने के आरोप लगे हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें रेप विक्टिम्स ने लगातार ये आरोप लगाया कि फोर्स के लोग जब भी बाहर निकलते थे उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो कैंप के आने के बाद बस्तर में सुलगते हैं और शायद बस्तर के जंगलों में ही ये सवाल दम तोड़ देते हैं। ये किसान आंदोलन तो नहीं, लेकिन बस्तर से आदिवासियों का वो आंदोलन है। और बस्तर के हिस्से से आपको खास बात बता दूं कि कभी आप केरल को देखते हैं तो एक बार बस्तर को ज़रूर आकर देखिए कि शायद केरल से बड़े इस बस्तर में, जहां पर इस वक्त 7 जिले हैं, कभी एशिया का ये सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। राज्य बनने के बाद भी विकास की जिस तस्वीर को पेश करने
करने का दावा किया गया वो आज भी कहीं न कहीं यहाँ पर खोखली ही नजर आती है। हम आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीणों से मिलने के लिए प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी भी पहुंची थी, लेकिन उसे बासागुड़ा से वापस लौटा दिया गया था। इसके पीछे सरकार का अपना तर्क था कि चूंकि क्षेत्र आंध्र और तेलंगाना के नजदीक आता है, इसलिए आज से इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का खतरा है। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद 3 जून को सरकार की 9 सदस्यीय समिति मौकाए वारदात पर लोगों से मिलने भी पहुंची थी। इसकी अध्यक्षता स्वयं बस्तर के सांसद दीपक बैज कर रहे थे।